इकोनॉमी में से अगर बच्चे नहीं लेते तो अरे टीएस भी वाला लो ना करो, एनसीईआरटी लेके देखना 50 रुपये की 60 रुपये देता है लेकिन मजा नहीं आएगा। सारे हाँ एनसीईआरटी के सारे कंटेंट्स आपके वो मार्केट बुक पे रहते हैं, क्योंकि मार्केट बुक कोई बना रहा है वो आपसे 800,000 रुपये ले रहा है, तो वो क्यों ले रहा है? क्योंकि सारे एनसीईआरटी कंटेंट डाल दिए हुए हैं, प्लस जो एडिशनल क्वेश्चंस है, प्लस जो भी बोर्ड्स के क्वेश्चन है सब डाल दिए जाते हैं, ठीक है ना। वो मार्केट बुक बनाया जाता है। आपके गिरवाल के बुक इतने मोटे होंगे, इतना ठीक है। यहाँ पे तो गिरवाल नहीं दिख रहा है, उधर अकाउंट्स तो सब लोग न्यू एडिशन ले लीजिएगा, हाँ वो तो थोड़ा पतला है, ठीक है। अकाउंट सब लोग ले लीजिए, अगर बीएसटी थ्योरी इकोनॉमिक्स नहीं लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो काम चल जाएगा, आप पैसा सेव कर सकते हैं। चलो हाँ, तो राइट नाउ सुनिए बेटा, राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इनकम। क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग? इनकम। हम लोगों ने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में एसेट्स को जान लिया, लायबिलिटीज को भी जान लिया, एक्सपेंस को भी जान लिया। अब है एक इनकम। जब हम ये जान लेंगे तो हम अपने अकाउंटिंग जो कैसे अकाउंटिंग करते हैं, यानी जो डेबिट एंड क्रेडिट जो वर्ड सुने होंगे आई थिंक सो, उस पैटर्न पे आएंगे। बिकॉज डेबिट क्रेडिट हम किसका करते हैं? एक्सपेंसेस का, इनकम का, एसेट्स का, लायबिलिटीज का। तो जिसका करते पहले उसको तो जानो, जब उसको तुम जान लोगे तो तुमको इजी होगी समझने में। अकाउंटेंसी टर्मिनोलॉजी। एक्सपेंसेस हम लोग डिस्कस किए थे कि एक्सपेंसेस आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू। जो डे टू डे बिजनेस में एक्सपेंस होता है उसको क्या बोलेंगे? रेवेन्यू। और कोई एसेट्स पे एसेट्स को खरीदने में खर्च किए, अच्छा ये एसी इंस्टॉल की, इसमें 70,000 रुपये खर्चा हुआ, कौन सा एक्सपेंस कहलाएगा? और मान लो कि हम हर साल 2,000 का इसका एएमसी करवाते हैं, हर साल 2,000 का एएमसी करवाते हैं, तो क्या कहलाएगा? वो रेवेन्यू कहलाएगा। सवाल अब देखो, हर साल जो 2,000 खर्च होने वाला है वो रेवेन्यू क्यों है? बिकॉज वो सर ईयरली कंजम्स, वो खर्चा हम कंज्यूम कर जा रहे हैं। जिस एक्सपेंडिचर को हम कंज्यूम कर गए, जैसे मेरे यहाँ कोई स्टाफ आया, महीने का उसको पैसा दे रहे हैं, साल भर काम करवाए, उसको हमने सैलरी पे किया, तो उसके एफर्ट को हमने क्या किया? कंज्यूम कर लिया, तो दैट इज माय रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। लेकिन मान लो कि हमने मशीन लिया, ये फर्नीचर लिया, तो ये हम एक साल में कंज्यूम नहीं ना किए। हाँ सर, इस पर डेप्रिसिएशन जो हर साल लगा रहे हैं, सुन रहे ना, तो डेप्रिसिएशन ही कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। कि सर अगर आपका 10% से एसेट्स डिक्रीज कर रहा है, 10% से क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है, तो इट मींस व्हाट कि यू कंज्यूम 10% ऑफ द एसेट एवरी ईयर। हाँ, ये 10% एक्चुअल नहीं है, वो नोशनल है कि हम एस्टिमेट करें कि 10% से गिर रहा है। हो सकता है कि 15% से गिरे, हो सकता है कि 8% से ही गिरे, तो वो एस्टिमेटेड होता है कि हाँ 10% हम एज्यूम कर लेते हैं। सर 10% बाय लॉ होता है क्या? कि लॉ के अनुसार भी 10% चार्ज करने होते हैं क्या? इनकम टैक्स में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं, इनकम टैक्स के अनुसार अलग होता है। बिल्डिंग पे 10% डेप्रिसिएशन लगता है इनकम टैक्स में, मशीन पे 15% लगता है, कंप्यूटर पे पहले 60% लगता था, 40% कर दिया गया है। यानी कंप्यूटर आपने खरीदा, एक साल के बाद उसकी वैल्यू हो जाएगी 40% कम, पहले 60% घट जाती है, वो डेप्रिशिएट कहलाता था। डेप्रिसिएशन इज द व्हाट? डेप्रिसिएशन इज द कंजम्पशन ऑफ कैपिटल एसेट्स। मेरी बात समझ में आ गई? तो अब हर साल उसको उसका एएमसी करवा रहे तो रेवेन्यू कहलाएगा, एनुअल मेंटेनेंस चार्ज एएमसी है, कोई दिक्कत नहीं है। कार जैसे आपने खरीदा, ध्यान सुनिएगा, कार खरीदा, कार शोरूम में है, ठीक है, और शोरूम में ही हमने उसका इंश्योरेंस करवाया, होता है ना इंश्योरेंस कार की, हर साल रिन्यू करवाते हैं। तो मान लो कार का हमने इंश्योरेंस करवाया 1 साल के लिए, उसका हमने पेमेंट किया 25,000 रुपया। तो वो कार फर्स्ट टाइम जो हम शोरूम से निकाल रहे हैं, तो वो मेरे लिए कार क्या है? कैपिटल एसेट्स है,
तो कार पे जो हमने खर्चा किया कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा, क्या कहलाएगा? और उस पे जो हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया उस साल पहला ईयर, वो भी क्या कहलाएगा? कैपिटल, बिकॉज वो एसेट्स पे खर्चा हो रहा है। किस पे हो रहा है? एसेट्स पे फर्स्ट टाइम हो रहा है इसलिए। लेकिन जब कार हमारे शोरूम, हमारे बिजनेस में यूज होने लगा, हम उसको यूज करने लगे, क्लाइंट प्लेस पे जाने लगे, कस्टमर के यहाँ, सप्लायर के यहाँ, बैंकर के यहाँ जाने लगे, और हर साल आप कार का इंश्योरेंस हम रिन्यू करवा रहे हैं। तो हर साल जो कार का इंश्योरेंस रिन्यू करवा रहे हैं, तो वो रिन्यूअल ऑफ इंश्योरेंस क्या कहलाएगा? कैपिटल या रेवेन्यू? रेवेन्यू कहलाएगा, बिकॉज तो हर साल आप रिन्यू करवा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर जब हम नई कार ले रहे हैं, उस पर जो भी खर्च कर रहे हैं वो मेरा कैपिटल होगा, बिकॉज उस एसेट्स को सर आप जैसे जब कार का वैल्यूएशन करोगे तो उसमें इंश्योरेंस का कॉस्ट जोड़ोगे नहीं जोड़ोगे? जोड़ोगे ना कि हाँ 10 लाख की कार है, 25,000 का इंश्योरेंस है, वो 25,000 वो भी ले लीजिएगा। पंडित जी, और मान लो कि आपके पंडित जी पूजा करते हैं, वो बोलते कि 1,000 रुपये हमको दीजिए, तो 1,000 रुपये कार में जुट जाएगा, बिकॉज फर्स्ट टाइम कार आ रहा है, ठीक है ना। आफ्टर दैट उसमें आप मान लो उसका मिरर टूट गया, उसमें स्क्रैच लग गया, डेंटिंग पेंटिंग लग गया, वहां जो खर्च हो रही है वो क्या है? समझ गए? रेवेन्यू। तो यह क्लासिफाई करना सर, ये क्यों क्लासिफाई कर रहे हैं? बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द कैपिटल एसेट्स, किस पे इनकर्ड होता है? कैपिटल एसेट्स पे, लाइक फर्नीचर, लाइक मशीनरी, लाइक व्हाइट बोर्ड, लाइक एसी, लाइक कार, लैंड एंड बिल्डिंग, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? तो यही कहानी है हमारे एक्सपेंडिचर्स की। अब हम लोग थोड़ा डिस्कस करने जा रहे हैं। अच्छा, एक्सपेंडिचर ये सब थोड़ा आइटम समझ चुके थे, थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं। स्टेशनरी मतलब प्रिंटिंग स्टेशनरी, कैलकुलेटर खरीदा, इसको कैलकुलेटर हेड नहीं बनाएंगे अकाउंट्स में, कैलकुलेटर हेड नहीं बनेगा, स्टेशनरी बनेगा। हमने ये पेन खरीदा, पेन अकाउंट नहीं बनेगा, ये स्टेशनरी। स्टेशनरी के आइटम्स स्टेशनरी अकाउंट बनेंगे, उसके हेड क्या होंगे? स्टेशनरी। समझ में आ रही है ना? जैसे हम मान लो कि बस से जा रहे हैं, कभी ट्रेन से भी गए, ऑटो से गए, तो क्या हम सबका अलग अलग हेड बनाए? बस अकाउंट, ट्रेन अकाउंट नहीं, ट्रैवलिंग बनाए। क्या बनाइए? ट्रैवलिंग। तो हमें वो समझना पड़ेगा कि कस्टमर को मान लो कि एक दिन स्प्राइट पिलाए, एक दिन माजा पिलाए, एक दिन कोक पिला दिए, एक दिन उसको मिठाई, तो क्या सबका अलग अलग मिठाई अकाउंट नहीं? कस्टमर हॉस्पिटैलिटी। क्या बनाएंगे? कस्टमर हॉस्पिटैलिटी। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रॉपर जब हम कोई एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो उसका प्रॉपर अकाउंटिंग हेड क्या बन रहा है? प्रॉपर अकाउंटिंग हेड क्या बनना है? बिकॉज हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अकाउंटिंग हेड। जैसे डेटर, डेटर इज द पर्सन हु बाइज गुड्स ऑन क्रेडिट। अब डेटर का नाम नहीं दिया हुआ तो हम डेटर लेकर चलेंगे ना, लेकिन मान लो उमंग लिखा हुआ, उमंग बाय द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हम डेटर नहीं लिखेंगे। उस डेटर का नाम उमंग है तो उमंग, क्योंकि एक डेटर तो नहीं होता है ना, हमारे एक ही कस्टमर होते हैं क्या? नहीं होते। उसी प्रकार मान लो बैंक लिखा हुआ है, अब बैंक का नाम मेंशन नहीं है तो क्या लिखोगे? बैंक अकाउंट। लेकिन मान लो यूको बैंक लिखा हुआ है तो बैंक अकाउंट नहीं लिखोगे, यूको बैंक अकाउंट। कोटक लिखा हुआ, आरबीआई बैंक, हमारे अकाउंट। आरबीआई क्या है? रेगुलेटरी बॉडी है, ठीक है। चलिए, तो स्टेशनरी समझ के बेटा। सैलरी, देखो सैलरी एंड वेजेज दो अलग अलग टर्म है, दोनों में काम करते हैं। सैलरी करते उसको देते हैं जो परमानेंट हमारे एम्प्लॉय है, जिसको हम फिक्स्ड मंथली पेमेंट करते हैं। वेजेस कैजुअल वर्कर को डे बाय डे दिया जाता है। लेबर को हम क्या देते हैं? वेजेस देते हैं। तो वेजेज इज डिफरेंट, सैलरी इज डिफरेंट इन अकाउंट। ओके, कस्टमर हॉस्पिटल समझाइए दी कि आपके जो कस्टमर आता है उसको इंटरटेन करने के लिए जो खर्च कर रहे हैं उन पे, उसको कस्टमर हॉस्पिटल। रेंट समझते, जो रेंट हम पेमेंट करते हैं। एडवर्टीजमेंट, जैसे आप फ्लैक्स लगवाए, तो जैसे वो बंटवाते ना, पर्ची लग रहा, आप पैम्फलेट बंटवाए, ये सब एडवर्टीजमेंट कहलाएगा। सेल्स प्रमोशन भी कहलाएगा। जैसे आप मान लो सेमिनार करवा, जैसे अभी एडमिशन का चल रहा है ना, कॉन्फ्रेंस चलता है, कि देखिएगा बहुत सारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के आते हैं, वहाँ पर फ्री कंसल्टेंसी, फ्री सेमिनार, आइए खाना खाइए और अपना ओपिनियन बताइए कि कहाँ आपको एडमिशन लेना है, उसमें से 2-4 स्टूडेंट ज्वाइन कर लेते हैं। तो दीज ऑल आर द एडवर्टीजमेंट, जो बड़े बड़े होटल में करवाते हैं या टीवी में देखते होंगे ऐड, सोशल मीडिया पर भी जो ऐड होता है, फेसबुक से भी चार्ज करती है, गूगल भी चार्ज करती है। दीज ऑल आर द कैटेगरी ऑफ एडवर्टीजमेंट। कोई दिक्कत? गूगल एडवर्ड्स होते हैं ना, सॉरी गूगल सर जो ऐड आता है सोशल मीडिया पर, गूगल एडवर्ड्स होता है ना। फेसबुक पे भी गूगल, फेसबुक पे जो ऐड आता है वो किससे आता है? देखो, हम फेसबुक पे ऐड हमने नहीं शो किए, तो फेसबुक का मेटा का है, गूगल कंपनी की है। और हम फेसबुक पे ऐड दिखाएंगे, मान लो
तो वो गूगल के थ्रू आई थिंक नहीं आएगा, वो मेटा अपना करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है ना? जैसे मेटा का फेसबुक है, व्हाट्सएप है और इंस्टा उसी का। हाँ, तो इंस्टा पे जब कर रहे हैं, हाँ इंस्टा, व्हाट्सएप या फेसबुक, तो एक कंपनी मेटा कंपनी है अभी। जैसे गूगल का ड्राइव हो गया, यूट्यूब हो गया, बहुत सारे क्लासरूम हो गए, बहुत सारे हैं, तो वहां किसी में आप ऐड कर रहे हैं। जनरली गूगल पे आप गूगल मैप पे करेंगे ऐड, और भी बहुत सारी चीजें होते होंगे, तो वहां दिखा रहे, यूट्यूब है तो वहां गूगल लेता होगा उसके लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पेरेंट कंपनी हमको पकड़ना है। क्या पकड़ना है? पेरेंट कंपनी, उसका मेन कंपनी क्या है, समझिए। यहाँ देखो, तो एडवर्टाइजमेंट समझ गया। उसका वेजेस, जो कैजुअल वर्कर जो हमारे यहाँ आते हैं उनको हम रोजाना पेमेंट करते हैं डेली वेजेस पे या पीस रेट पे। पीस रेट मतलब जितना तुम सामान बनाएगा उसके अनुसार हम तुमको पेमेंट कर देंगे। ट्रैवलिंग हमने बता दिया कि जो आप ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रेन से जाओ, बस से जाओ, फ्लाइट से जाओ, वो ट्रैवलिंग में आ जाएगा। कुरियर चार्जेस जो हमने कुरियर करवाया, मतलब कुछ भी डाक करवाता है, पोस्टेज एंड कुरियर, पोस्टेज इसमें आ जाएगा, स्पीड पोस्ट वगैरह सब। फ्रेट, जैसे कोई सामान हम मंगवा रहे हैं उसका भाड़ा वाड़ा दे रहे हैं, फ्रेट कहलाएगा। कैरेज, ढुलाई, स्टाफ वेलफेयर, ये क्या होगा? मतलब स्टाफ के लिए जो, जैसे हमारे स्टाफ है उनके लिए जो कुछ फैसिलिटी रखे, नहीं बोनस अलग होगा बेटा, बोनस अलग। वेलफेयर का मतलब हुआ उसके लिए जो हम फैसिलिटी अरेंज कर रहे हैं, उसके लिए जो हम फैसिलिटी, जैसे मान लो कि टी ब्रेक हुआ, स्नैक्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक, शाम मतलब होता है ना ऐसा ब्रेक वगैरह सब, या आप वाले की इंटरटेनमेंट उसको करवा दिए। मेडिकल कैंप, जैसे मेडिकल कैंप चल रहा है, कभी होता है ना कि ब्लड कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप कंपनी लगा देती है, या आपका मान लो सबका बीपी चेक होगा, उसके लिए एक मेडिकल टीम आई है, तो कंपनी उस पर खर्च कर रही है, तो आपके कल्याण के लिए कि आपका सब कुछ प्रॉपर रहे, दैट स्टाफ वेलफेयर। कोई दिक्कत चीज तो उसके सीटीसी में इंक्लूड रहता होगा ना, तो भी सारी सॉरी, तो उसके मतलब जो पैकेज होता है, एनुअल पैकेज, देखिए सीटीसी में इंक्लूडेड रहता है। नहीं, तो हमने वो बोला कि मान लो कि अगर एक एम्प्लॉय पर्सनल एम्प्लॉय का है तो उससे इंक्लूड होगा, बट हम एक ओवरऑल जनरल कैंपेन लगा रहे हैं जहां सारे एम्प्लॉय के लिए है, वो एक दिन का है, तो वो कंपनी अपना एक्सपेंस मानेगी, वो कंपनी अपना एक्सपेंस मानेगी। हाँ, किसी पर्सनल एम्प्लॉय, क्योंकि सीटीसी जो होता है हर एम्प्लॉय का डिफरेंट होता है, हर एम्प्लॉय के सैलरी पे डिपेंड करता है कि आपका सैलरी जैसे होगा आपका वैसे क्रिएट होगा। जो अलाउंस जिसको बोलते हैं, जैसे एचआर होता है, आरएफए होता है, आपका ग्रेच्युटी होता है, प्रोविडेंट फंड होते हैं, वो अलग डिपेंड करते हैं आपके सैलरी कैसे, तो वो अलग हो गया। बट दीज आर ऑल्सो द एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी। मानो कि कंपनी प्रोविडेंट फंड पे करती है, ईपीएफ जिनको सुनते होंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो ईपीएफ में क्या होता है कि कंपनी का भी कंट्रीब्यूशन होता है और एम्प्लॉय के सैलरी से भी काटा जाता है। तो कंपनी अगर ईपीएफ का पैसा जमा कर रही है, दीज आर द एक्सपेंसेस फॉर द कंपनी, बिकॉज कंपनी दे रही है, जैसे सैलरी दे रही है ना, तो सैलरी में सिर्फ सैलरी वर्ड नहीं होते ना, सैलरी में बहुत सारे, जैसे हमने बोला ग्रेच्युटी, बोनस वगैरह सब अलग अलग टर्म्स ऑफ सैलरी के ही पार्ट होते हैं। अब आपका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, जैसे हम ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, कोई सामान इधर से उधर मूव करवाते हैं, उसमें जो हम पे करते हैं उसको ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सेलिंग एक्सपेंस समझ होंगे, हम जो सेल पे जो सेलिंग एक्सपेंस पेमेंट करते हैं, जैसे कैरेज आउटवर्ड हो गया, हम किसी इंटरमीडिएट के थ्रू हम सामान बेचवा रहे हैं, किसी एजेंट के थ्रू बेचवा रहे हैं, कोई हम प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, दीज आर द सेलिंग एक्सपेंसेस। बैड डेट, कोई बता सकता है बैड डेट? जो पैसा कस्टमर क्या मेरा क्या हो गया, डूब गया, आ गया, होता है बैड डेट रिकवर्ड। अब बैड डेट रिकवर इज द इनकम नॉट द एक्सपेंस। वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, एक्सपेंसेस। हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं, एक्सपेंस। तो बैड डेट हुआ, जो डेट मेरा बैड हो गया, दिस इज द एक्चुअल लॉस फ्रॉम द डेटर, दिस इज द एक्चुअल लॉस फ्रॉम द डेटर, कि मेरा कोई डेटर है, डेटर इज द पर्सन हु बाइज द गुड्स ऑन क्रेडिट, डेटर इज द क्रेडिट कस्टमर फॉर मी, डेटर इज द क्रेडिट कस्टमर फॉर मी एंड इट इज एसेट्स। क्या होगा ये, एसेट, जिसमें वो पैसा लेने हैं। अब मान लो कि 10,000 रुपये उससे लेने हैं, उसने 9,000 दिया, बोला छोड़िए खत्म करी बात को, बैड हो गया मेरा। बैड डेट और डिस्काउंट दोनों अलग होता है। डिस्काउंट होता है हम अपनी मर्जी से डिस्काउंट देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, चलो तुमको हम एक हजार छोड़ दिए, उसको रिबेट या डिस्काउंट कहते हैं। बैड डेट आपकी मर्जी पे नहीं, वो डुबा दिया। अब वो क्यों डुबाया, उसकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी नहीं होगी, नहीं देंगे हम। वो लिचर सुनते ना वर्ड, लिचर टाइप का वो नहीं देने वाला है। वो कभी जब उसके यहाँ जाओ तो गायब रहता है, अपनी वाइफ को बोलता है बोलो नहीं है, गायब है, कहीं गए हुए हैं। तो ऐसे लोग बैड मान लीजिए, है ना। जितना आप जाने में पेट्रोल खर्चा करो उतना उसका पैसा कम नहीं होगा।
न्यूज़पेपर जो डेली का हमारे पास आता है वो न्यूज़पेपर सब, मैगजीन भी इसमें आ जाएगा, ध्यान रखिएगा मैगजीन वगैरह भी आ जाएगा। ये हम एक्सपेंसेस डिस्कस कर रहे हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, जैसे मान लो हमने एग्जांपल दिया कि एसेट को बेचा, इसकी कॉस्ट है 40,000, हमने बेचा 35,000 में, तो 5,000 क्या हो गया? लॉस। ठीक है, तो लॉस में भी एक्सपेंस हो गया। लीगल भी, जैसे वकील वगैरह कोई कम, जैसे केस हो रहा है, जैसे अभी एमडीएच का केस चल रहा है, एमडीएच मसाला पे केस चल रहा है, तो उसका लॉयर सब केस लड़ रहा होगा ना, किस चीज का? है? अरे उसमें कोई इंग्रेडिएंट है, वो शायद उससे कैंसर के मतलब प्रोविजंस कैंसर हो सकते हैं, ऐसे कुछ है। 2-3 कंट्री में स्विट्जरलैंड है करी मसाला में, तो वैसे को तो अब उसका कौन केस लड़ रहा होगा? कोई लॉयर होगा ना। अब बड़ी बड़ी कंपनी के अपने लॉयर होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनी क्या होते हैं? अपने लॉयर होते हैं। अब लीगल फी पे खर्चा हो रहा है, स्टाम्प का, कचहरी कोर्ट वगैरह का, तो ये लीगल फी हो गया। अब कहाँ गया सब? ऑडिट फी जानते होंगे, जो सीए आपका बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट करता है, उसको आप जो पैसे देते हो ऑडिट फी कहलाता है। ये क्या था? ड्राइवर, वो साइंटिफिक ड्राइवर हमारा जो है सोसाइटी में। कमीशन होता है कि जब हम कोई टारगेट को पूरा किसी से करवाते हैं, इस लालच में भाई तो कर दो, तो हम तुमको 2% 5% कमीशन देंगे, तो वो क्या रहेगा? कमीशन। डिस्काउंट जो हम छोड़ रहे हैं किसी को, ये डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट रिसीव नहीं होगा। जैसे कस्टमर को हम डिस्काउंट देंगे कि कस्टमर से डिस्काउंट लेंगे, बता सकते हैं? तो ये डेटर पे होगा कि क्रेडिटर पे होगा? डेटर पे होगा। क्रेडिटर हमको डिस्काउंट देगा, तो मेरे लिए इनकम हो जाएगा, तो अभी हम डिस्काउंट अलाउ की बात करते हैं। बोनस समझ जाओगे, बोनस एक्स्ट्रा कुछ मतलब कि हमको प्रॉफिट हुआ या तुमको कोई चीज दे रहे एक्स्ट्रा, तो बोनस हो गया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं, लोन इन द सेंस कि हमने लोन बोरो किया, हमने क्या किया? बैंक से बोरो। अब बोरो किया तो वो हमसे इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, तो हम इंटरेस्ट पे आउट कर रहे हैं, तो मेरे लिए क्या है? एक्सपेंडिचर से कोई दिक्कत नहीं है। और भी याद हो परचेज ऑफ गुड्स, यहाँ गुड्स की बात मैंने लिखा है, एसेट्स नहीं लिखा है। गुड्स और एसेट अलग होता है। गुड्स मतलब जो ट्रेड के लिए हम खरीदते हैं, बेचने के लिए, और एसेट्स होता है यूज करने के लिए खरीदे, ठीक है ना। एसेट्स पे तो सामान, अगर परचेज ऑफ एसेट्स रहता तो ये रेवेन्यू नहीं कहलाता, क्या कहलाता? कैपिटल कहलाता। गुड्स है तो क्या हो गया? रेवेन्यू। कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जानते ही हो क्या? मेडिकल एक्सपेंस हमने बता दिया आपको। रिपेयर मेंटेनेंस, वही जो मेंटेनेंस वगैरह होता है कंप्यूटर वगैरह का, आप सब कुछ करवाते हैं। डेप्रिसिएशन, जो हमने बोला ना कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, कि हर साल आप 10% कंज्यूम करें, उसको यूज करें, वही कहलाता है डेप्रिसिएशन, एंड इट इज योर एक्सपेंसेस। यूटिलिटी बिल जानते होंगे, जो आपका यूजेस करते हैं उसके खर्च वगैरह सब हो गए यूटिलिटी बिल। तो दीज आर द एक्सपेंसेस। राइट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनकम। इनकम वी कॉल रेवेन्यू, यानी हम कह सकते हैं कि सोर्स। सोर्स मतलब क्या होता है? स्रोत मतलब क्या होता है? सोर्स मतलब क्या होता है? आप ऐसे एक्सप्लेन भी समझ उसका ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिनेशन, ओरिजिन, साधन। जैसे मान लो कि हमने जस्ट कल भी बताया था, बात नहीं करिए, बात नहीं, हमने कल भी बताया था कि हम जो भी स्पेंडिंग करते हैं, हम जो भी स्पेंडिंग करते हैं वो किससे करते हैं? आउट ऑफ आवर रेवेन्यू। जब तक मेरे एक हाथ में रेवेन्यू आएंगे नहीं, हम स्पेंडिंग कैसे कर पाएंगे? ट्यूशन फी आएगा ही नहीं तो हम खर्च कैसे करेंगे? क्या हो क्यों ना? लोन लेके वही विजय माल्या और नीरव मोदी बन जाए। चलिए देखिए, रेवेन्यू आते रहना चाहिए, बात समझिए, बात नहीं करेगा। रेवेन्यू जो है वो आते रहना चाहिए। जब हमारा रेवेन्यू आता है तो उस रेवेन्यू से हम रेवेन्यू को डिस्पोज करते हैं। वर्ड पे ध्यान रखिएगा, एक वर्ड किसी का 4 नंबर खा जाता है, वो बच्चा कहाँ है? तो वर्ड पे ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू को डिस्पोज करना, यानी इनकम को डिस्पोज करना, ये एक्सपेंडिचर कहलाता है। क्या कहलाता है? डिस्पोजल ऑफ इनकम। डिस्पोजल ऑफ इनकम इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब इनकम के जो सोर्स होते हैं ना, एक होता है जो मेन सोर्स। मेन सोर्स मतलब कि जो ऑपरेशनल एक्टिविटी होती है, उस ऑपरेशनल एक्टिविटी के रेवेन्यू। जैसे मान लो कि कोचिंग सर्विस का जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा वो ट्यूशन फी होगा। कैन वी से मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ट्यूशन फी। स्कूल के लिए भी वही है। हॉस्पिटल के लिए जो उसके बेड, जो रूम से जो रूम रेंट जो होता है ना पर बेड, या पेशेंट से जो आ रहा है, वो सब आपका मेन सोर्स, जिसको बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन।
क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. Revenue from operation is the direct income for the organization, which are the source of income from their main business activity. लेकिन सर क्या सिर्फ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही इनकम होगा? इसके अलावा कोई और इनकम नहीं हो सकता है? हो सकता है. उसके अलावा जो इनकम होगा दैट इज कॉल्ड अदर इनकम. क्या कहलाएगा? अदर इनकम. जैसे मान लो कि इस सोर्स से हमको 10 लाख रुपए का एक साल का आया. उस 10 लाख में हम 3 लाख रुपए का शेयर खरीद लिया, 7 लाख रुपया मैंने कोचिंग पे खर्च कर दिया. ठीक है. अब उस 3 लाख रुपया से मुझे उस साल डिविडेंड मिला. क्या मिला? डिविडेंड कंपनी पे करती है शेयर होल्डर्स को. ये जानते होंगे, ये जान लीजिए कि जो कंपनीज है उस कंपनी में अगर आपका शेयर है तो शेयर आप उस शेयर पे कंपनी का डिविडेंड अनाउंस करती है तो डिविडेंड आपको भी मिल जाता है. तो अनाउंस नहीं करेगी तो नहीं मिलेगा. अब अनाउंस करेगी तो मिलेगा ना. जैसे हमने एक दिन बताया था कि डीएम हेल्थ के 198 रुपए पर शेयर डिविडेंड अनाउंस. अगर वो क्यों करेगी उसको तो कंपनी पे करना पड़ेगा. नहीं, कंपनी को जब प्रॉफिट होता है, जैसे आप सुनते होंगे अभी यस बैंक का प्रॉफिट डबल हो गया तो कल उसका शेयर 5% ऊपर चला गया. कंपनी की जब प्रॉफिट होती है ना तब प्रॉफिट किसको मिलता है ये बताइए? उसके शेयर होल्डर. प्रॉफिट मालिक को मिलता है. ये तो सिंपल ले मैंने समझिए. प्रॉफिट का मालिक हिस्सेदार कौन होगा? मालिक की एम्प्लॉय ओनर होगा. एंड ओनर ऑफ द कंपनी शेयर होल्डर होते हैं. ओनर ऑफ द कंपनी कौन होता है? शेयर होल्डर. मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री का 50.48% शेयर होल्डर है. अकेला वो मुकेश अंबानी. इसलिए रिलायंस इंडस्ट्री के जब लिखा रहता है तो उसके बगल में एक इंसान का फोटो रहता है. उसका नाम क्या है? मुकेश अंबानी रहता है ना. मेरा फोटो क्यों नहीं रहता है? मेरा भी तो 2 शेयर है उसमें. अब 2 शेयर सर आपका है तो आप तो माइनॉरिटी में आ गए. किसमें आ गए? माइनॉरिटी समझते होंगे ना सर. आप भीड़ वाले हिस्से के, भीड़ वाले में से है, आपका नहीं है. समझिए. सब एडिट कर देंगे. नहीं छोड़ो यहाँ पर. यहाँ देखो ध्यान से. रेवेन्यू तो सोर्स जैसे है तो इसके हम बोल सकते हैं कि 2 सोर्स होंगे. बैंक जैसे एक होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. क्या होगा बेटा? फ्रॉम ऑपरेशन. This is the main source of income of any business. बात नहीं. Main source of income of. अच्छा, मैं आपसे सवाल पूछूंगा. मान लो बैंक के लिए मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा? वेरी गुड. इंटरेस्ट जो वो लोन जो प्रोवाइड कर रही है बैंक उसमें जो उसको इंटरेस्ट मिल रहा है वो उसके लिए मेन सोर्स है. कोई दिक्कत नहीं है. समझ में आ रही है ना बात? तो ये बातें ध्यान रखना है कि आपका बिजनेस का नेचर क्या है. देखो बैंक के लिए इंटरेस्ट जो है वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो गया. लेकिन इस कोचिंग के लिए अगर कोचिंग ने बैंक में पैसा जमा कर रखा है, मान लो मैंने पैसा जमा कर रखा है तो मुझे बैंक इंटरेस्ट देगी ना. तो मेरा बैंक से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो मेरे लिए इनकम है. इनकम तो है सर, इनकम तो है. बट क्या ये मेरा मेन सोर्स ऑफ मेरा ऑपरेशनल इनकम है? क्या मेरा मेन इनकम जनरेट करने का जरिया जो है क्या वो इंटरेस्ट है? नहीं सर, आपका ट्यूशन फी है सर. तो सर अब दूसरा बात कि सर अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया तो आपके लिए कहलाएगा अदर इनकम. क्या कहलाएगा बेटा? अदर इनकम. Income which are not the part of business operation, income which are not the part of main business activity, वो इनडायरेक्ट वे पे इनकम आपका जनरेट हो रहा है. जैसे गुड्स को, जैसे बिजनेसमैन कपड़ा दुकानदार कपड़ा बेच रहा है तो उसको बोलेंगे सेल ऑफ गुड्स, क्योंकि कपड़ा उसके लिए क्या है? गुड्स है. तो सेल ऑफ गुड्स हो गया. तो सेल ऑफ गुड्स से रेवेन्यू आया ना. दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. कंप्यूटर वाला कंप्यूटर बेच रहा है, कंप्यूटर के पार्ट्स बेच रहा है, उससे पैसे आ रहे हैं. सेल ऑफ गुड्स कहलाएगा क्योंकि कंप्यूटर उसके लिए क्या है? गुड्स है. गुड्स इन द सेंस जिसका हम ट्रेड करते हैं. ठीक है बेटा. तो गुड्स है, उससे जो पैसे आ रहे हैं क्या कहलाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. डिफरेंस समझो कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहां पर क्या हो रहा है. अगर मेरे पास एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, उसको हम बेचे तो कैपिटल गुड्स मेरे लिए हो गया. तो दिस इज नॉट द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. मान लो वहां प्रॉफिट होता है तो इनडायरेक्ट अदर इनकम कहलाता है. You have to identify goods किसके लिए. जैसे मान लो यशराज मोटर्स, टाटा मोटर्स ट्रक बेच रही है
तो उसके ट्रक बेचने से जो रेवेन्यू आ रहा है क्या कहलाएगा? Revenue from operation. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारे पास एक ट्रक है, हमने बेचा, वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में नहीं जाएगा। तो जो मेन सोर्स यानी जो goods, जैसे मान लो कि जो सर्विस प्रोवाइड करता है, जैसे कोचिंग सर्विस, कोचिंग तो सर्विस देती है ना, कोचिंग सर्विस तो उनका सर्विस पकड़े, जैसे डॉक्टर के लिए कंसल्टेंसी फी जो है, ट्रीटमेंट फी, जो विजिटिंग फी होता है ना, क्योंकि डॉक्टर विजिट करते हैं, तो विजिटिंग फी उसका मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। एक सीए ऑडिटर, ऑडिटर के लिए ऑडिट फी जो वो ले रहा है वो क्या कहलाएगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन समझ के जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है, जैसे हम यहां पर सेल ऑफ गुड्स कह देंगे जो बिजनेस करता है, या रिसीट ऑफ फी फ्रॉम सर्विसेज, जो आपका मेन सर्विस है उससे आप सब फी लेते हैं। अदर इनकम में क्या आ जाएगा? जैसे आपको डिविडेंड मिला, आ जाएगा बेटा। अब ध्यान से देखिएगा यहाँ पे अदर इनकम, अगर हम सामान खरीदते हैं तो उस पर हमको डिस्काउंट मिल सकता है, तो उसको बोलेंगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या बोलेंगे? डिस्काउंट रिसीव। वो भी मेरा अदर इनकम हो जाएगा। क्या हमको कमीशन मिल सकता है? वही आपके सर, मानिए डॉक्टर है, उसका दवाई खाना में है ये क्या बोलते हैं कमीशन, तो वो अदर इनकम में है। हाँ, कमीशन हम पे भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हम डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। इसके अलावा और इनकम बता सकते हैं? बोनस नहीं, बिजनेस में बोनस नहीं मिलेगा। दूसरा फिर बताइए। पागल है क्या? ये बात नहीं बेटा, ये सब तो बहुत बतियाते हैं। बोलो, तो भी बोलो। इसके अलावा इनकम बता सकते हो और कोई बता सकते हैं? अदर रेंटल इनकम। वेरी गुड, रेंटल इनकम हो सकता है। मान लो कि मेरा ये प्रीमिसेस है, हम आधा में अपना बिजनेस करते हैं, आधा हम रेंट पे लगाए हुए हैं, तो वहां से आ सकता है रेंटल इनकम हो सकता है। और बोलिए। अभी तो मैंने कुछ वर्ड यूज भी किया था जिसको हमने नहीं लिया अभी। तो बताओ ईशान। इंटरेस्ट रिसीव, कल भी हम बताए थे इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट, भूल गए? इंटरेस्ट रिसीव कब हम रिसीव करेंगे बता सकते हैं? जब हम इन्वेस्टमेंट किए होंगे तब, या लोन लिए होंगे तब। इन्वेस्टमेंट से या बैंक में मेरा डिपॉजिट है, उससे हमको बैंक ने इंटरेस्ट दिया तो मेरे लिए अदर इनकम में आ गया। और बताइए। अभी शेयर मार्केट में एक वर्ड याद है, अच्छा शेयर मार्केट लिख दिए हैं। एसेट बेचने में प्रॉफिट हो सकता है कि लॉसेस होगा? प्रॉफिट भी हो सकता है। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स। उत्कर्ष तो एक चीज बोला था बैड डेट के बारे में, क्या बोला था? मतलब वो पूंजी डूब जाना है। डूबने के बाद पैसा आ सकता है कभी? जो पैसा डूब गया उसके आने का चांस है कि नहीं है? तनका मन का हो सकता है ना। देखिए, डूबने का होता है कि मान लो कि उस समय मेरा डेटा इंसॉल्वेंट की कैटेगरी में चला गया। डू यू नो द इंसॉल्वेंट? एगो स्टॉप, एगो चौकी मिलेगा, दो कुर्सी मिलेगा, दो बर्तन मिलेगा, जाओ घर। अब जो भी घड़ी महंगा पहने वो आपसे ले लिया जाएगा, ब्रांडेड कपड़ा पहने वो ले लिया जाएगा, उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। लेकिन मान लो कि जैसे आप फिल्म देखोगे ना, वो रजनीकांत के शिवाजी द बॉस देखे होंगे, दिस इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंसॉल्वेंसी। और इंसॉल्वेंट होने के बाद फिर सॉल्वेंट बन जाता है, बन जाता है ना सॉल्वेंट। और मान लो कि कोई इंसान अपने खराब स्थिति से निकलकर अच्छे स्थिति में आ गया, और इसके कारण जिसका पैसा डूबा था वो हो सकता है पैसा फिर वापस करने अब नहीं देगा तो उस पे लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। 3 साल का टाइम बार्ड होता है, बताए थे। अच्छा मानिए सर लोन लिया, 1 साल का तो डूब गया, फिर 1 साल के अंदर में उठ गया, तो 3 साल तक 1 साल आपको बचा हुआ है। आप हड़बड़ा के और फास्ट मत बोलिए, आराम से बोलिए, आराम से। एक मिनट बोले थे। एक बार मानिए सर लोन लिया, किससे लोन लिया? बैंक से। बैंक लोन देती है तो क्या कंडीशन होते हैं? कागज जो देता है इनकम देखता है, और साइन करवाता है, प्रॉपर्टी का लीज पे लेता है। प्रॉपर्टी लीज पे नहीं, मतलब सिक्योरिटी देती है ना। लेता है। प्रॉपर्टी जो है बैंक जो है प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में लेती है, जो कोलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलेटरल का मतलब होता है सिक्योरिटी। उस पे बैंक बात नहीं सुनिए, टर्म समझिए, पतियाने लगते हैं आप। उस पे क्या होता है, बैंक क्या करते हैं, मार्जिन लेती है। मार्जिन जो है आरबीआई के अनुसार डिक्लेयर किया जाता है, 20% या 25% जो भी आरबीआई डिक्लेयर करती है। सपोज करो कि आपको 50 लाख की लोन, मतलब 1 करोड़ की लोन चाहिए, और आपका प्रॉपर्टी हमेशा, अब 1 करोड़ का अगर लोन लेना है तो आपका प्रॉपर्टी सिक्योर्ड होगा कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में
1 करोड़ से अधिक का। अगर आरबीआई ने 25% मार्जिन रख रखा है तो 1 करोड़ 25 लाख रुपए का आपका सिक्योरिटी जाएगा और उस 1 करोड़ 25 लाख पे आपको 1 करोड़ का लोन मिलेगा। उसमें अगर हम लैंड एंड बिल्डिंग को अगर हम मॉर्गेज ये करते हैं, मतलब सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, तो उसको बोलते हैं मॉर्गेज। क्या बोलते हैं? मॉर्गेज। MORTGAGE, मॉर्गेज। मॉर्गेज वर्ड जो होता है हमेशा लोन लेने के टर्म में जो हम सिक्योरिटी देते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का, ध्यान रखिएगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो होता है जो मूव नहीं करता है, मतलब उसके हम डॉक्यूमेंट, जो मेरा टाइटल डीड समझते हैं ना, जो पेपर होते हैं, वो टाइटल डीड बैंक को सबमिट करने पड़ेंगे। बैंकर्स आएंगे हमारे प्रॉपर्टी पे, वहां पर ऊपर गेट पे लिख देंगे कि ये बैंक से लोन लिया है। देखते होंगे कभी कभी आप किसी जगह कहीं गए होंगे तो लिखो कि हाँ ये इस बैंक का लोन चल रहा है, ऐसा देखे होंगे आप कहीं अपार्टमेंट वगैरह में देखे होंगे, ऐसा रहता है। दूसरी बात कि सर अगर मान लो कि हम ज्वेलरी को, सोना को मॉर्गेज करते हैं, स्टॉक को मॉर्गेज करते हैं, तो वहां पर उसको मॉर्गेज नहीं वर्ड यूज करेंगे। मॉर्गेज हमेशा इमूवेबल प्रॉपर्टी का होता है, दोनों को गिरवी ही होता है। लेकिन जब हम मूवेबल प्रॉपर्टी को अगर बैंक को सिक्योरिटी में देते हैं उसको मॉर्गेज वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां करेंगे प्लेज। क्या कहेंगे? प्लेज। PLEDGE, प्लेज। दोनों सिक्योरिटी ही है, दोनों क्या है? सिक्योरिटी ही है, बट वर्ड जो है डिफरेंट यूज होंगे, डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार का सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर आप मूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योर करा रहे हैं तो प्लेज कहलाएगा। मूवेबल इन द सेंस व्हाट? गोल्ड, जो मूव कर सकते हैं, यानी आप बैंक ले सकती है उसको। आपके जो, जैसे आप दुकान में जो स्टॉक है ना, उस स्टॉक पे आपने लोन ले लिया कि 50 लाख का स्टॉक है मेरे पास। जैसे मान लो कार की शोरूम है, अब कार की शोरूम में जो उसमें 100 कारें हैं, हम कार पे लोन ले लेंगे। सर मेरा कार देखिए, इसका कागज मेरे नाम पे है, टाटा मोटर्स का, मैंने 100 कार लिया, इस पे दीजिए 50 लाख का लोन। बैंक आपको दे देगी, बट कार बैंक नहीं ले जाएगी कि कार सिक्योरिटी के रूप में। कार जब बैंक ले ही जाएगा तो बेचिएगा क्या? बट कार का मॉर्गेज होगा कि प्लेज होगा, ये बताइए। कार का मॉर्गेज होगा, मतलब कार में मॉर्गेज वर्ड यूज होगा कि प्लेज वर्ड यूज होगा? कार में प्लेज वर्ड यूज होगा, बिकॉज कार बैंक चाहेगी तो अगर आप लोन नहीं चुकाए कार ले जाएगी। ये बात समझ में आ रही है ना? तो अब किसी का कुछ सवाल था, तुम्हारा क्या सवाल था कि 1 साल? हाँ, कि 1 साल के बाद नहीं। अरे भाई, बैंक से जब तुम लोन लेने जाओगे तो सिक्योरिटी दोगे ना, हमने वही टर्म यूज करवाया। बैंक से नहीं लिया, मार्केट से उठाया। तो मार्केट वाला कैसे आपको लोन देगा? हमसे आप मांगे 50,000, हम देंगे आपको? नहीं दे दिया, नहीं देंगे। जान पहचान होगा तो हम देखेंगे कि ऋषभ का घर कैसा है, तो हाँ 4 लाख घर है, आप दे सकते हैं, तो उसके बाद नहीं तुमसे साइन करवाएंगे। आप देखते होंगे आजकल 20,000 का कोई पेमेंट कर लोन देता है, चाहे वो मार्केट से ही लेता है, तो क्या साइन नहीं करवाता है, डीड नहीं बनवाता, 2 गवाह रहता है। और गवाह करते हो गारंटर हो जाता है कि तू नहीं देगा तो इसी को पकड़ेंगे। ब्लैंक चेक साइन करवा देता है। देखिए, आज पैसा देना और लेना में ध्यान रखिएगा, दोनों तेज है। दोनों क्या हो गए? हाँ, बैंक इसमें फंस जाती है। जैसे हमने भी कार की बात बताया कि मान लो कि आपने कार पे लोन ले लिया, अब बिजनेस आपका खराब होने लगा। जब बिजनेस खराब होता है इंटरेस्ट आप पे आउट नहीं करोगे। जैसे कोविड के समय ही आप लोन ले लिए। कब लिए लोन? कोविड। अब कोविड में 3 साल बिजनेस खराब, तो रेवेन्यू आएगा नहीं। लेकिन एक्सपेंडिचर, देखो एक्सपेंडिचर में कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो होते ही हैं, रेवेन्यू हो या ना हो। जैसे रेंट, एसेट्स उसका डेप्रिसिएशन, बैंक से लोन लिया उसका इंटरेस्ट, इस पे फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितना कमा रहे हो, वो फिक्स्ड है, देना ही पड़ेगा। तो उस कैसे बिजनेस खराब हो जाती है, फिर बैंक को प्रॉब्लम होता है, बैंक को उसका एनपीए करना पड़ता है। एनपीए क्या होता है? एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्या होता है? ये बैंक यूज करते हैं। नॉन मतलब जो परफॉर्म नहीं कर रहा, नॉन परफॉर्मिंग। अब एसेट्स क्यों कहलाएगा? बिकॉज बैंक ने जो आपको लोन दिया ना, वो बैंक के लिए क्या है? क्योंकि बैंक तो उसी से जनरेट करेगी रेवेन्यू, तो वो बैंक के लिए एसेट्स, वो एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा है। इसके कंडीशंस होते हैं, क्या कंडीशन से बताएंगे आप। उसमें क्या होता है कि 90 दिन तक आपने अगर इंटरेस्ट का पेमेंट नहीं किया, आपके अकाउंट में अगर 90 दिन तक मूवमेंट नहीं हुआ ना, या तो आप ईएमआई नहीं चुका है, इंटरेस्ट नहीं चुका है, कोई ट्रांजेक्शन नहीं किए, तो आपका एनपीए कैटेगरी में डाल दिया जाएगा। उसका आपको नोटिस पर नोटिस भेजा जाएगा।
उसका आपके सिक्योरिटी को वो किया जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा। बहुत सारे आपके मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशन मतलब कि लीगल कम, आप बैंक चाहेंगे तो आपका दुकान बंद करवा देंगे। दुकान बंद करो, सारा सामान बेचो, आपको पैसा दो, क्योंकि ये आपका एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बैंक लोन क्या है? लायबिलिटी दो प्रकार के, एक इंटरनल और एक्सटर्नल। तो जब दुकान बंद होगा तो पहले पेमेंट किसका करेगा? एक्सटर्नल का इंटरनल का? एक्सटर्नल का। बैंक आपसे सारा रिकवर करेंगे। जैसे अभी देख रहे हो कि एसबीआई जो विजय माल्या प्रॉपर्टी से इलाज करके इतना पैसा लेने वाले उठा रही है, यानी बैंक ने वो साइन कर, जो लोन वो आपसे साइन करवा ली थी बैंक, तो वो आपका रिकवर कर सकती है। बैंक के पास पावर है, और पावर कौन देता है? गवर्नमेंट देती है। तो ऐसा होता है कि बैंक के पैसे डूबते हैं। कांग्रेस के समय बहुत एनपीए होता था, अब थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है अभी भी। ज्यादा एनपीए होता है या ज्यादा लोन बैंक का खराब डूबता है, पता है कहाँ? एग्रीकल्चर लोन। जब बैंक एग्रीकल्चर लोन, वहाँ किसान से बहुत तेज होते हैं। हमारा एक दोस्त है, उसके पास बीघा के बीघा खेत है, खेती करवाता है बटैया पे। बटैया समझते हैं ना? करवा लिया तो बटैया जो किसान कर रहा है, जो लैंडलेस फार्मर कहते हैं उसको, वो कर लिया तो अपना उसी पे लोन उठा लेता है, और उस लोन उठा के अपना कहीं और इन्वेस्ट कर देता है। बात समझ में आ रही है क्या बोले हम? मेरे पास 100 बीघा वाला जमीन है और आप लोग किसान हैं, लैंडलेस वाले, तो हम तुमको आधा बटैया पर दे दिए, तो तुम्हारा प्रॉब्लम, अब जाओ तुम बीज खरीदो, खेती करो। उस 100 बीघा जमीन किसका है? मेरा। मैं गया एसबीआई, मेरे पास हमको खेती करना, मैं किसान हूँ। मैं क्या हूँ? किसान। 100 बीघा जमीन देखिए, आइए देख लिया, वो आपका फोटो तो देख लेंगे, हम जमीन के सामने खड़ा हो जाएंगे, हम ही ओनर है, टाइटल दिखा दिए, 100 बीघा पे साइन करवा दिए, मुझे मिला मान लो 50 लाख रुपया, ठीक है। वो 50 लाख को हम खेत में ही लगाएंगे, क्योंकि खेत में लगाना तो आप लोग हैं, आप लोग लगा दिए, और 50 लाख कहाँ लगाएंगे? आप शेयर खरीद लेंगे, हम आपको 8% इंटरेस्ट देंगे, हम कमाएंगे 20%। बहुत सारे ऐसे करते हैं भारत में, पंजाब के किसान तो और करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चरल इनकम पे करोड़ों रुपया आप कमा लो साल का, जीरो टैक्स। कितना टैक्स? जीरो टैक्स। 10 लाख रुपया आपका साल का सैलरी है, टैक्सेबल इनकम, टैक्स देना पड़ेगा। और मैं किसान साल का 1 करोड़ कमाता हूँ, 1 रुपया भी टैक्स नहीं। मरता कौन है? जो नौकरी करता है। चलो हाँ देखिए, अदर इनकम में देखो यहाँ पे बेटा, डिविडेंड रिसीव जो कंपनी से मिलता है शेयर होल्डर को, डिस्काउंट, हम डिस्काउंट छुड़वा लिए, कम करवा लिए, डिस्काउंट हो गया। कमीशन जो हमको एक रेट पे मिल जाता है। रेंटल इनकम, फ्लैट को हमने रेंट पे लगा लिया। इंटरेस्ट रिसीव जो इन्वेस्टमेंट करके आया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। एक और बता रहे थे, बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड समझ गए होंगे, जो पैसा मेरा डूब चुका था वो पैसा मुझे अब मिल गया, तो दिस इज कॉल्ड बैड डेट रिकवर। इनकम फ्रॉम ट्रेडिंग। इनकम फ्रॉम कौन सा ट्रेडिंग? नहीं, कोई भी बताइए पहले। शेयर ट्रेडिंग वो मेन सोर्स ऑफ इनकम हो जाएगा। शेयर मार्केट में पैसे कमाने के 2 तरीके हैं। एक होता है इंट्राडे। इंट्राडे होता है सेम डे में आप शेयर खरीद के बेच दिए, तो वहां पर जो आपके पास शेयर्स होंगे वो शेयर्स इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएंगे, वो शेयर स्टॉक कहलाएंगे, और उससे जो प्रॉफिट होंगे वो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम होगा। क्योंकि आप डेली बैठे सवाल, जैसे 9 बज गया ना, नहीं अब आप बैठ गए चैनल पे, बैठ गए, आप खोल दिया अपना डीमेट अकाउंट, मान लीजिए जैसे अच्छा मनी कंट्रोल 4 बजे स्क्रीन आपका लगा हुआ, मनी कंट्रोल खोल, जैसे आज मान लो कि, और आपने देखा कि कोई कंपनी का शेयर बढ़ने वाला है, जैसे यस बैंक हो गया, IRFC हो गया, इरेडा हो गया, कल इरेडा 8% ऊपर गया था। अब उस पे आप शेयर खरीद लिए और 3.5 तक आपको आप बेच दिए, प्रॉफिट जनरेट किए, तो दीज आर नॉट द अदर इनकम, दीज आर योर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्योंकि आप 9 से 3.5 तक कहां बैठ रहे हो, उस शेयर ट्रेडिंग में डेली लगा रहे ना, तो मेन आपका एक्टिविटी कहां है? आपका बिजनेस तो नहीं है, वो शेयर ट्रेडिंग हो गया। लेकिन मान लो कि एज अ टीचर मेरे कुछ पैसे आते हैं, हम शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन मैं फोकस कहां हूं अभी? टीचिंग पे। और वहां मान लो कि आज खरीदा, 2 महीने बाद बेच दिया, 2 साल बाद बेचा, हम कल बेच दिए, तो मेरा इंट्राडे वो नहीं कहला रहा। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि आज आपने शेयर खरीदा, आज ही बेच दिया कोई शेयर, हो सकता है, बट मेरा रूटीन वर्क नहीं है डेली का। आज हम ऐसा किए, डेली हम ऐसा नहीं करते, तो वहां से हम रेवेन्यू जनरेट करेंगे, इधर प्रॉफिट जनरेट करें या डिविडेंड जनरेट करें, दीज आर द अदर इनकम। तो मेन सोर्स ऑफ इनकम जो जहां पर आप समय दे रहे हो वो, ठीक है। जैसे मान लो कि ये है क्या, पता है कल क्या हुआ?
कल एक न्यूज बताते कल का। सेबी तो जानते हैं, सेबी क्यों जानते हैं? आरबीआई का नाम सुने हैं? सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज, कोई जानता है सेबी का फुल फॉर्म? नहीं सुने हैं। आरबीआई का फुल फॉर्म जानते हैं ना? चलिए फुल फॉर्म रख लीजिए, कभी यह पूछा जाएगा। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 1992 में 1992 में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ था, शेयर मार्केट स्कैम, जिसको आप हर्षद मेहता स्कैम के नाम से जानते हैं। उससे पहले सेबी 1988 में सेटअप हुई थी। 1988 में सेबी का गठन हुआ था, जिसका मेन ऑफिस, हेड ऑफिस था कोलकाता में। कहा था? कोलकाता। बट उस समय सेबी को उतने पावर नहीं थे। जैसे होता ना कि जब किसी को पावर, जैसे मान लो कि ट्रैफिक पुलिस है, उसको चालान काटने का पावर नहीं है, तो सिर्फ सीटी बजा के रोकेगा, दाएं बाएं करेगा, लेकिन चालान काटेगा नहीं काटेगा। लेकिन मेट्रो शहर में जाते हो तो उसको वहीं पे सारा पावर मिल जाता है। तो पावर कहीं ना कहीं किसी को एक ऑथोरिटी देता है, उसके मतलब कि उसको और स्ट्रॉन्ग करता है। तो भारत सरकार इसको पावर 1988 में कम दी हुई थी। उसी पावर के लूपहोल के कारण, जब आप में पावर नहीं होगा, आप में ऑथोरिटी नहीं होगा, तो उसका फायदा कोई उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। जैसे ट्रैफिक पुलिस का फायदा यहाँ उठा लेते हैं, पटना में उठा के दिखाइए, नहीं उठा पाएंगे ना, तो डिपेंड करता है। तो उस समय हर्षद मेहता उसी का लूपहोल का फायदा उठाया एंड फायदा उठा के उसने 5 लाख करोड़ का स्कैम किया। देन आफ्टर भारत सरकार थोड़ा सा अपना जो जागती है, अवेयर होती है, 1992 में सेबी एक्ट बनता है। तो अगर सेबी एक्ट पूछा जाए सेबी एक्ट कब आया, तो आप बोलेंगे 1992 में आया था, एक्ट के रूप में आया था। अब इसका मेन ऑफिस, जो हेड ऑफिस है, कोलकाता से शिफ्ट करके मुंबई डाल दिया गया। कहाँ डाला गया है? मुंबई डाला गया। सेबी ये जितने भी स्टॉक मार्केट में जो शेयर कंपनीज है, जो भी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, सबको रेगुलेट करने वाली बॉडी है। जैसे बैंक को रेगुलेट कौन करता है? बैंक को, सारे बैंक को कंट्रोल रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई करता है। उसमें जितनी भी कंपनी, जैसे टाटा हो गया, अडानी हो गया, हिंडाल्को हो गया, बजाज हो गया, आईसीआईसीआई हुआ, जो भी कंपनी, सर कंपनी में बैंक भी आएगा। जो शेयर, जैसे आईसीआईसी का शेयर भी है, तो उसको भी कंपनी जो आ जाएगी। उसको रेगुलेट कौन करती है? सेबी। हर कंपनी का एक रेगुलेटरी बॉडी होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुने होंगे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कहा, सॉरी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को सेबी ने क्या कहा? देखिए बड़ा मजेदार कहानी सुनाते हैं। इसमें जैसे सुनते हो, शेयर मार्केट में कोई पैसा लगाता है तो वो बहुत बड़े लॉस में भी चला जाता है, प्रॉफिट भी कमाता है, डिपेंड करता है आपका लक कैसा है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का भी मार्केट कंपनी का शेयर होता है। तो सेबी बोली कि तुम्हारे थ्रू जो तुम ट्रांजैक्शन पे जो रेवेन्यू जनरेट करते हो, उसके कुछ चार्जेस सेबी को दो। अभी कौन बोला? सेबी की चेयरमैन, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। सेबी की चेयरमैन बोलती, ये लाइन वो बोलती ना, उसके कारण कल इस कंपनी का बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शेयर 20% गिर गया। अब मान लीजिए कि हमरे हिसाब से आदमी 2 दिन पहले से शेयर खरीदा रहता और ये लाइन बोल देती, तो 20% तो लॉस में चले जाते। देखिए ध्यान से, तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपका बैड लक होता है कि जिस कंपनी में आप लगाए उस कंपनी का एक नेगेटिव न्यूज मार्केट में आ गया, तो 20% नीचे चले गए। लेकिन जिस कंपनी में लगाए उस कंपनी का पॉजिटिव न्यूज आ गया, तो 20% ऊपर। जैसे कल मेरा यस बैंक में मेरा शेयर लगा, वो खरीदा हुआ था, परसों उसका शनिवार को एक न्यूज आता है कि यस बैंक का शेयर डबल, सॉरी यस बैंक का प्रॉफिट डबल हो गया। तो हम कहा ठीक है, अब तो प्रॉफिट डबल हो गया तो बढ़ेगा, कल 5% बढ़ गया। तो ये होते हैं शेयर मार्केट कहानी। ये सेबी समझ गए, बैटर रिकवर समझ गए। इनकम के ज्यादा 20-25 आइटम्स नहीं है, इतने ही इनकम है। ये हमारे अदर इनकम्स है। हमारे क्या है? अदर इनकम। देखो एसेट्स मेरा हो गया, लाइबिलिटीज हो गया, एक्सपेंसेस हो गया, इनकम्स हो गए। अब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार चलेंगे और रूल्स अकाउंट्स के टाइप पे आएंगे। पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट, उसमें पर्सनल में भी 3 प्रकार होते हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल, रिप्रेजेंटेटिव। वो सब डिस्कशन अब नेक्स्ट क्लास इन द सेंस कल से चलेगा। कल से इम्पोर्टेंट, मतलब इम्पोर्टेंट तो हर क्लास है। ये जो भी चीज पढ़ाएगा टर्मिनोलॉजी, उसको प्रॉपर देखिएगा, एब्सेंट की उसको देख लीजिएगा। और कल से जो है हम लोग कल परसों से रूल्स पे आ जाने वाले हैं।
रूल्स इन द सेंस कि डेबिट क्रेडिट पे, क्योंकि अकाउंट की शुरुआत होती है डेबिट एंड क्रेडिट से। अभी तक आप टर्मिनोलॉजी समझ रहे थे, क्या समझ रहे थे? टर्मिनोलॉजी। इसके सारे यूजेज अगर जितना आप डीप इसको समझेंगे उसके यूसेज आपको आगे मिलेंगे। आप सबके पास इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, ये जो सारे वर्ड लिखे हुए हैं, जैसे कोई एसेट्स के नाम लिखे हुए हैं, हमने अपना बेस्ट देकर आपको समझाया है। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर कोई चीज नहीं समझा तो आप देखिएगा, गूगल करिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप पूछिएगा। कल हम 10-15 मिनट पहला 10-15 मिनट आपका डाउट सेशन रख देंगे, जिसमें आपने जो पढ़ा, आपने जो समझा, आपने जो सुना, उसमें जो डाउट्स होते हैं बेझिझक बेशर्म की तरफ पूछिएगा। यहाँ क्लास में शर्माना नहीं, क्लास में आप बेशर्म रहिएगा पूछने में। यहाँ अगर शर्माए गए यानी आप अगर पूछने में डर गए तो फिर वो दिक्कत होगा आगे तक। तो यहाँ आप बेझिझक पूछेंगे, आप डाउट कराएंगे कि जितना हम सब पढ़े हैं इसमें हमको ये टॉपिक ये वर्ड डाउट है। अभी हम डेबिट क्रेडिट पे नहीं आए, टेक्निकल कोई टेक्निकल टर्म पे नहीं आए, अभी जस्ट लेमन में हम बताएं कि ये चीजें क्या होती है। हमने आइडेंटिफिकेशन करना सीखा है। फिक्स्ड एसेट के कैटेगरी को देख लो, करंट एसेट्स क्या होता है कैटेगरी को, नॉन करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी, उसके मीनिंग को भी देखो। डेटर क्रेडिटर को डिफरेंशिएशन करो कि हाँ डेटर कौन हो सकता है, क्रेडिटर कौन हो सकता है, डेटर कब होगा, कैश सेल पे होगा कि नहीं होगा, तो नहीं होगा, क्रेडिट सेल पे होगा नहीं होगा तो होगा। तो ये ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, उस वर्ड को भी लिखना जरूरी है। अगर उस वर्ड को मेंशन नहीं करते तो फिर मेरी सारी आंसर गड़बड़ हो जाएगी। कोई इशू, कोई दिक्कत? ये लिखे थे, लिखेंगे ज्यादा है कि इतना ही है ना? नहीं ये नहीं है। ए बुआ थोड़ा सा ये लिख लो, आयुष्मान तुम भी लिखो।